Hello students, welcome back to the channel Concepts of Commerce, your virtual learning platform for all the subjects relating to commerce stream. यहाँ पर हम डिस्कस करते हैं टॉपिक्स फ्रॉम वेरियस सब्जेक्ट्स ऑफ कॉमर्स जैसे कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स एंड मेनी मोर। आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है पे बैक पीरियड मेथड ऑफ कैपिटल बजटिंग। Content included in today's video will be meaning of payback period method. After that, formula with example in both the cases. First case जहां पर आपके पास होंगे equal annual cash flows and secondly जहां पर आपके पास होंगे unequal annual cash flows. After that, we'll discuss merits and demerits of payback period method and last में we'll discuss some MCQs based on the topics that we have discussed today. सबसे पहले डिस्कस करते हैं मीनिंग ऑफ पे बैक पीरियड मेथड। पे बैक पीरियड मेथड और टेक्निक इज वन ऑफ द ट्रेडिशनल टेक्निक जो कि यूज की जाती है इन कैपिटल बजटिंग। कंपनीज इस टेक्निक को यूज करते हैं टू एसेस देयर प्रोजेक्ट्स। उनके पास जो भी प्रोजेक्ट्स अवेलेबल हैं वो एसेस करते हैं, डिटरमाइन करते हैं कि कहाँ पर पैसा लगाना चाहिए और कहाँ पर नहीं लगाना चाहिए। पे बैक पीरियड मेथड के अंदर कैलकुलेट किया जाता है वो टाइम पीरियड जिसमें प्रोजेक्ट इन्वेस्टमेंट कॉस्ट को कवर कर लेगा। दैट मीन्स फॉर एग्जाम्पल आपने 5 लाख रुपए लगाए हैं किसी प्रोजेक्ट में और वो प्रोजेक्ट आपको हर साल लाख रुपए कमा कर देता है। सो दैट मीन्स कंपनी अपना इन्वेस्टमेंट कितने साल में कवर कर लेगी? 5 साल में। पे बैक पीरियड विल बी 5 years फॉर दिस गिवन प्रोजेक्ट। जहां पर पे बैक पीरियड कम होता है दैट प्रोजेक्ट इज जनरली परसीव्ड एज डिजायरेबल बाय द इन्वेस्टर्स और जहां पर पे बैक पीरियड ज्यादा होता है वो प्रोजेक्ट यहां पर एक्सेप्टेबल नहीं होता है। ये मेथड बहुत ही सिंपल है अंडरस्टैंड करने में भी एंड कैलकुलेट करने में भी, बट द मेजर लिमिटेशन ऑफ दिस मेथड इज दैट इट डज नॉट कंसीडर्स टाइम वैल्यू ऑफ मनी। नाउ व्हाट इज टाइम वैल्यू ऑफ मनी वो हम डिस्कस करेंगे वीडियो के आगे के पार्ट में। फॉर्मूला इन केस द कंपनी इज हैविंग इक्वल एनुअल कैश फ्लोज। बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है जो यहाँ पर आपको अप्लाई करना है। द फॉर्मूला इज cost of the project divided by annual cash inflow. For example, a project costs 1 lakh rupees and will provide cash inflow of 20,000 rupees annually. Calculate payback period of the project. So investment हो जाता है 1 lakh dividing it with annual cash inflow 20,000 रुपए. The payback period is 5 years. बट बहुत बार आपको ऐसे क्वेश्चंस गिवन होते हैं जहां पर कंपनी का जो कैश इनफ्लो है हर साल सेम नहीं होता है। That means company is having unequal cash inflows. For example, a project costs 1 lakh rupees and is expected to give the following cash inflows. Calculate payback period. आपको 5 साल के लिए अलग अलग कैश इनफ्लो गिवन है। So let's see how to calculate payback period in such scenario. यहाँ पर हमें 2 कॉलम्स ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है। थर्ड कॉलम हमें यहाँ पर बनाना होगा दैट इज नोन एज क्यूमुलेटिव कैश इनफ्लो। क्यूमुलेटिव कैश इनफ्लो मींस आज तक प्रोजेक्ट ने हमें कितना पैसा कमाकर दिया है। ईयर 1 का क्यूमुलेटिव विल बी सेम एज कैश इनफ्लो बिकॉज अभी हमारे पास एक ही ईयर है जहां पर हमें इनफ्लो आया है फ्रॉम द प्रोजेक्ट। सेकेंड ईयर क्यूमुलेटिव कैश इनफ्लो विल बी ईयर 1 एंड 2 का टोटल दैट मीन्स 20 + 30 इज 50,000। ईयर 3 के एंड तक कंपनी कितना पैसा ले चुकी है फ्रॉम द प्रोजेक्ट, कितना पैसा कमा चुकी है प्रोजेक्ट से? 20 + 30 + 25 दैट इज 75,000 रुपीज। सिमिलरली फोर्थ ईयर के एंड तक कंपनी कमा चुकी है 20 + 30 + 25 + 30,000 रुपीज। सिमिलरली बाय द एंड ऑफ ईयर 5 कंपनी कमा चुकी है 20 + 30 + 25 + 30 + 20,000 is equal to 1,35,000 rupees. So we need to make a column which is known as cumulative cash inflow and then we can apply the formula that is required for unequal cash inflow questions. हमारा कैश इन्वेस्टमेंट था, हमारा जो कॉस्ट था प्रोजेक्ट का दैट वाज 1 लाख रुपीज। सिमिलरली इस टेबल में देखकर हमें क्लियरली पता चलता है कि फोर्थ ईयर में हमारा ये पैसा हम कमा लेंगे, लेकिन फोर्थ ईयर पूरा हमें नहीं लगेगा टू गेट आवर इन्वेस्टमेंट बैक। पूरे कितने साल लगेंगे? 3 साल पूरे लगेंगे। 3 इयर्स यहां पर आप लिख लेंगे प्लस कितना पैसा बच गया है 3 साल के बाद भी। 1 लाख में से 75,000 कवर हो चुके हैं 3 साल के अंदर, कितना पैसा बच गया? 25,000 डिवाइडेड विद फोर्थ ईयर दैट मीन्स जब आपका पैसा रिकवर हो रहा है उसका कैश इनफ्लो कितना है दैट इज 30,000 रुपीज।
So 3 years plus 25,000 rupees dividing it with 30,000 rupees. आपका पे बैक पीरियड यहां पर हो जाता है 3.83 years अप्रोक्सीमेटली. सो जब भी आपको अनइक्वल कैश इनफ्लोज गिवन होंगे, दिस विल बी द मेथड, दिस विल बी द प्रोसेस टू कैलकुलेट पे बैक पीरियड मेथड. आपको सिंपली एक कॉलम बनाना है, दैट विल बी क्यूमुलेटिव कैश इनफ्लो. देन आपको लिखने हैं उतने साल जो तो पूरे ही लगेंगे टू रिकवर योर मनी. उसके बाद टेक कितना पैसा बच गया है, जैसे कि 3 साल के बाद कितना पैसा यहाँ पर हमारे पास बच गया था टू बी रिकवर्ड इन द 4th ईयर, 25,000 रुपए. 75,000 हो गए 3 साल तक. 4th ईयर के लिए बच गया था 25,000 रुपए. डिवाइड इट विद 4th ईयर, जब आप पैसा पूरा रिकवर कर रहे हैं उस साल का टोटल कैश इनफ्लो कितना है, दैट इज 30,000 रुपीज. सो दिस विल गिव यू पे बैक पीरियड दैट इज 3.83 years in this given question. So now coming to the merits of payback period method. सबसे पहले it is very simple. Payback period method is the simplest of capital budgeting techniques जो companies use करती हैं to assess their long term investments. इसे समझना बहुत ही easy होता है, आपको skilled professionals की जरूरत नहीं होती है to implement payback period technique of capital budgeting. Next is इसका जो main focus होता है that is on the liquidity, क्योंकि यहाँ पर हम try करते हैं हम उन्हीं projects को select करें जहाँ पर हमारा पैसा जल्द से जल्द वापस आ जाएगा. So that means जो companies liquidity problem से suffer करती हैं या फिर कंपनीज who do not want to have a risk with the liquidity should go for this method. Next is easy to calculate. Calculations जैसे कि हमने अभी देखा बहुत ही सिंपल है under payback period method. Whether it is your equal cash inflows or even if you have your unequal cash inflows, this method is very simple and easy to calculate also. Next is it minimizes risk. अगर आप पे बैक पीरियड मेथड यूज करते हैं फॉर असेसिंग योर कैपिटल बजटिंग, जो भी आपके प्रोजेक्ट्स हैं, सो ये मेथड हेल्प करता है इन मिनिमाइजिंग द रिस्क. वो कैसे होता है, क्योंकि इस मेथड के अकॉर्डिंगली आप वही प्रोजेक्ट चूज करेंगे जहां पर पैसा जल्दी से वापस आ जाता है, और जितना जल्दी आपका प्रोजेक्ट का पैसा रिकवर हो जाता है उतना ही आपका रिस्क फैक्टर कम हो जाता है. नेक्स्ट इज हेल्पफुल इन शॉर्ट टर्म प्लानिंग. So this method is very helpful in evaluating the projects जहां पर उनका लाइफ स्पैन बहुत कम होता है, जहां पर आपको क्विक रिटर्न्स चाहिए होते हैं. So short term planning में this method is very useful. And lastly, quick decision making can be sure of under payback period method, क्योंकि यहाँ पर आपको एक स्ट्रेट फॉरवर्ड टेक्निक गिवन है, स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको क्राइटेरिया गिवन है, so that decision making can be quick. Now let's talk about demerits or limitations of payback period method. First of all, it ignores time value of money, which is the limitation with all the traditional techniques of capital budgeting. वो time value of money को consider नहीं करते हैं. Time value of money का मतलब ये होता है कि अगर आपने 10,000 रुपए आज कमाए, 5 साल बाद उसकी वैल्यू सेम नहीं रहती है. That means हमें यहाँ पर discounting factor inflation adjustment करना होता है, so that we can calculate exact value of money. Because money की value decrease होती रहती है. However, this limitation has been taken care of by discounted payback period method. After that, we have no consideration of cash flow beyond payback period. For example, दो projects आपके पास हैं, project X and Y, दोनों का ही payback period 5 साल है, लेकिन प्रोजेक्ट X आपको 5 साल के बाद भी 10,000 रुपए हर साल देता है, जबकि प्रोजेक्ट Y आपको 5 साल के बाद कोई भी पैसा नहीं देता है. सो दैट मीन्स हमें प्रोजेक्ट X को ज्यादा अच्छा मानना चाहिए, बट अगर हम सिर्फ पे बैक पीरियड कंसीडर करते हैं, हमारे लिए दोनों ही प्रोजेक्ट सेम हो जाते हैं. सो बियॉन्ड पे बैक पीरियड आपका जो कैश फ्लो होता है उसे कंसीडर नहीं किया जाता है इन पे बैक पीरियड मेथड. नेक्स्ट इज इट इज नॉट सूटेबल फॉर लॉन्ग टर्म प्लानिंग. अब कुछ प्रोजेक्ट्स हमारे पास ऐसे भी हो सकते हैं जिनका पेबैक पीरियड भले ही ज्यादा हो, लेकिन वो लॉन्ग टर्म में बहुत ज्यादा प्रॉफिटेबल हो. सो दैट फैक्टर इज इग्नोर्ड अंडर पेबैक पीरियड मेथड. वो लॉन्ग टर्म प्लानिंग के लिए कंसीडर नहीं करता है. नेक्स्ट इज डिफिकल्ट टू डिसाइड आइडियल पेबैक पीरियड. अगर हमारे पास 2, 3, 4 प्रोजेक्ट्स हैं, हम इजीली देख सकते हैं जिस प्रोजेक्ट का पेबैक पीरियड मिनिमम है दैट शुड बी द चोजन वन. बट अगर हमारे पास एक ही प्रोजेक्ट है, सो वी डोंट नो व्हाट नीड्स टू बी द आइडियल पेबैक पीरियड. कितना पेबैक पीरियड शुड बी आइडियल, वी डू नॉट नो दैट. सो कोई स्टैंडर्ड हमारे पास नहीं है टू कंपेयर द गिवन प्रोजेक्ट. एंड लास्टली, इट डज नॉट कंसीडर्स प्रॉफिटेबिलिटी.
पेबैक पीरियड सिर्फ कंसीडर करता है कि पैसा कितनी जल्दी वापस आ जाता है, बट इट फेल्स टू कंसीडर द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द प्रोजेक्ट, विच कैन बी a very important indicator for selection of the project. बहुत बार ऐसा हो सकता है कोई प्रोजेक्ट आपको पैसा तो लेट वापस करता है, ऐसा बहुत बार होता है स्टार्टिंग के ईयर्स में प्रोजेक्ट से पैसा कमाना उतना इजी नहीं होता, बट एक बार अगर आपका प्रोजेक्ट सेटअप हो जाता है बाद के सालों में वो आपको बहुत अच्छा पैसा देता है. बट पे बैक पीरियड में हम सिर्फ क्या कंसीडर करते हैं कि पैसा कितनी जल्दी वापस आता है, सो दैट वी कैन से इट फेल्स टू कंसीडर प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द प्रोजेक्ट्स. So now we have some MCQs here from the given content जो हमने अभी कवर किया है. जो भी टॉपिक हमने कवर किए हैं उनमें से ही मैंने कुछ MCQs यहाँ पर बनाए हैं, so that you can revise whatever you have learned in the video. You just write down your answers side by side, and after reading the MCQs we'll go to the answers as well. So first question says a project cost rupees 50,000 earns 10,000 rupees annually, calculate its payback period. आपको cost given है, आपको annual inflow given है, ऑप्शंस आपके पास हैं 2 years, 5 years, 1 year and 10 years. Second question is which type of project is preferred using payback period. अगर आपको 4 ऑप्शंस यहाँ पर गिवन है, इनमें से payback period को यूज करते हुए कौन सा प्रोजेक्ट प्रेफर किया जाएगा बाय द कंपनी. 1 with the highest IRR, 1 with longest payback period, 1 with shortest payback period, or 1 with highest cash inflows. Next question is what is the major limitation of payback period method? First of all, it is complex. B, ignores initial investment. C, does not considers time value of money. Or D, it uses discounted cash flows. Last question is a project requires initial investment of 1,20,000 rupees and gives cash inflows of 30,000, 40,000, 20,000 and 50,000 over 4 years. Calculate payback period. So that means this is a question जहां पर कंपनी के पास annual जो cash inflows हैं वो unequal हैं. Option A 2.5 years, Option B 3 years, Option C 3.6 years, Option D 4 years. Now let's have a look at the answers. So question 1 का correct answer है 5 years, because आपके प्रोजेक्ट की कॉस्ट है 50,000 रुपए. एनुअली आप अर्न करते हैं 10,000 रुपए. सो दिस इज अ केस ऑफ वेयर यू हैव इक्वल कैश इनफ्लो. सो आप क्या फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई करेंगे, 50,000 बाय 10,000 विच विल गिव यू 5 years. So correct option is option B 5 years. Second question says which type of project is preferred using payback period method. So one with the shortest payback period will be accepted. So third question, major limitation of payback period method is option C, it does not consider time value of money. Now coming to the fourth question where your initial investment is 1,20,000 rupees और आपके cash inflows हैं 30, 40, 20 and 50,000. We have to calculate payback period. So first year के end तक cumulative आपका cash inflow होता है 30,000. Second year के end तक हो जाता है 30 plus 40 that is 70. थर्ड ईयर के एंड तक हो जाता है 70 plus 20 that is 90. दैट मीन्स 30,000 रुपये रह गया और फोर्थ ईयर में आप कमा रहे हैं 50,000 रुपये. सो थर्ड ईयर के बाद आपके कितने रुपए रह गए हैं टू बी रिकवर्ड, दैट इज 30,000 और फोर्थ ईयर का आपका इनफ्लो है 50,000. सो 30 by 50 इज 0.6 और 3 साल तो आपको पूरे लगने ही लगने हैं. सो 3.6 विल बी द करेक्ट answer for the fourth question. Thank you for watching the video. If you like the video, please like, share and comment. If you have any doubt relating to any topic in today's video, you can write down that in the comment section. और अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी specific topic पर video बनाऊं from let's say cost accounting, financial management, economics, you can write down that also in the comment section. Stay tuned in for the next video which will be posted tomorrow 6 p.m. Please subscribe to the channel. See you all tomorrow 6 p.m. Till keep learning, keep growing. Have a nice day.